नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स एक्सचेंज पर। आज हम बात करेंगे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर है क्या? देखिए, बेसिकली कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, मिनिमम एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज होता है जो आरबीआई उनको बताता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग, कि उनको एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट उनको रखना होता है गोल्ड एसेट्स, कैश और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज की फॉर्म में, उनके खुद के वॉल्ट में। मीन्स आरबीआई ये कहता है कि आपको एक मिनिमम परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का गोल्ड एसेट्स, मीन्स आप फिजिकल गोल्ड में रख सकते हो, गोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में रख सकते हो, कैश में, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज है जो आरबीआई खुद अवेलेबल करवाता है सभी के लिए, वो बैंक्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए, कंपनीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप रख सकते हैं अपने ही वॉल्ट में। और ये जितने भी डिपॉजिट होते हैं, गोल्ड एसेट्स, कैश और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज, ये बैंक्स को अपने ही खुद के वॉल्ट में रखने होते हैं, ये इनको आरबीआई के पास नहीं रखने होते हैं। जिस तरीके से सीआरआर में आपने देखा होगा, सीआरआर आरबीआई अपने पास मैंडेट करवाता है, अपने पास डिपॉजिट करवाता है कैश की फॉर्म में, बट एसएलआर में बैंक्स किसी भी फॉर्म में, वो है गोल्ड एसेट्स, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, अपने ही वॉल्ट में रखना होता है, उनको आरबीआई को नहीं देना होता, अपने पास ही डिपॉजिट रखना होता है। देखिए, एसएलआर एक रेशियो है बैंक्स के लिक्विड एसेट और उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का। मींस एक रेशियो ऑफ बैंक्स लिक्विड एसेट एंड देयर एनडीटीएल। और एसएलआर एक एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट करता है बैंक के ऊपर, उनका कैश फ्लो को कम करने के लिए और मार्केट में या फिर कंट्री में बैंकिंग स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। देखिए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल है क्या? तो आइए समझते हैं एनडीटीएल को। देखिए, एनडीटीएल का ये है फॉर्मूला: डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू अदर। इन सभी लायबिलिटीज को उनके एसेट्स में से उसमें से एसेट्स को माइनस कर देना है जो कि बैंकिंग सिस्टम में है। देखिए, डिमांड लायबिलिटीज बेसिकली हैं क्या? एनडीटीएल, डिमांड लायबिलिटीज प्लस टाइम लायबिलिटीज प्लस ओडीटीएल, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज प्लस लायबिलिटीज टू अदर्स माइनस एसेट्स। देखिए, डिमांड लायबिलिटीज हैं क्या? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जो कस्टमर कभी भी आकर बैंक से मांग सकता है, बैंक को उनको देने पड़ेंगे उनकी डिमांड पर, ये हैं डिमांड लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज हैं आपके एफडी या आरडी, जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। कस्टमर कभी भी जब वो मैच्योर होंगे तब कस्टमर आकर उनको लिक्विडेट कर सकता है और उनको विड्रॉ कर सकता है, दैट इज टाइम लायबिलिटीज। अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इज, बैंक को मान के चलो किसी को पेमेंट करना है, किसी वेंडर को पेमेंट करना है, या अपने कस्टमर्स को उनको डिविडेंड पेमेंट करना है, तो डिविडेंड पेमेंट करना है, तो वो हो सकती है उनकी अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज टू अदर, मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ अमेरिका से कोई लोन लिया है, तो वो उनकी लायबिलिटीज टू अदर्स में होगा। लायबिलिटीज टू अदर्स में हमेशा अगर कोई इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक से अगर कोई अमाउंट लोन ले रहा है, लैंडिंग कर रहा है वहां से, तो वो होगा, बोरो कर रहा है वहां से, सॉरी लैंडिंग नहीं कर रहा है, बोरो कर रहा है वहां से, तो दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी टू अदर्स, और माइनस उनके एसेट्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। देखिए, एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए मेरा पैसा है, मैंने बैंक के पास डिपॉजिट किया है, तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, बट मेरे लिए वो एसेट है। ऐसे ही बैंक अपना पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी और बैंक में भी रख सकता है, तो वो उनकी उसमें से उसको माइनस किया जाएगा, क्योंकि वो जो पैसा है वो दूसरे बैंक की एनडीटीएल में चला जाता है, इसलिए इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। देखिए, आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो एसएलआर को 0% से 40%, आरबीआई एक्ट 1934 में एसएलआर के थ्रू आरबीआई को एम्पावर किया गया है कि वो एसएलआर को मिनिमम 0%
और मैक्सिमम 40% एज पर द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस की सिचुएशन, कंट्री में सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिकली अच्छी है बुरी है, उसको देखते हुए आरबीआई एसएलआर को 0% से 40% तक मूव कर सकता है। और देखिए जितना ज्यादा एसएलआर होगा कमर्शियल बैंक में, उतना ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होंगे लिक्विडिटी को बढ़ाने में और फंड्स को इकोनॉमी में इंजेक्ट करने में। मींस बैंक्स के पास जितना कम पैसा होगा, बैंक उतना कम इकोनॉमी में इंजेक्ट कर पाएंगे फंड को, उतना ही कम लोगों को लोन दे पाएंगे, जिससे लोगों के पास पैसा कम बढ़ेगा। अगर मान के चलिए कोई बैंक एसएलआर को मेंटेन करने में फेल रहता है तो आरबीआई उसके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज करती है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दे आर चार्ज्ड अ पेनल्टी बाय द एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी मींस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द कंट्री या फिर हेड ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। मान के चलिए जैसे इंडिया का एपेक्स बॉडी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में एपेक्स बॉडी है आरबीआई। तो आरबीआई उनके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज करता है। एसएलआर को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, देखिए लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय द बैंक एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देखिए एसबीआई है, एसबीआई के पास टोटल जैसे हम एनडीटीएल के बारे में बात कर लेते हैं, डिमांड लायबिलिटीज प्लस टाइम लायबिलिटीज प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज प्लस लायबिलिटीज टू अदर्स माइनस एसेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड लायबिलिटीज है मान के पास, उनके पास सेविंग और करंट अकाउंट्स में जो फंड है वो है 100 रुपए। टाइम लायबिलिटीज में उनके पास फंड है 100 रुपए। ओडीटीएल में उनके पास फंड है 100 रुपए। उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका से या फिर बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से उन्होंने बोरो किया है पैसा 100 रुपए, ठीक है, और उनका 50 रुपए उन्होंने किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड, तो ये हुआ 350 रुपए। मतलब अब उनका जो एनडीटीएल है वो हुआ 350 रुपए। अब आरबीआई का लिक्विड फॉर्म में अपने पास ही रखना होगा। अब लिक्विड फॉर्म वो कोई भी हो सकती है, गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम बोलते हैं जी सैक, इसकी फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब रेट में एसएलआर है 18%, तो आरबीआई बोलेगा कि आप 350 का 18% आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एसबीआई को 350 का 18% अपने पास मेंटेन रखना होगा लिक्विड फॉर्म में, जो बोला जाएगा एसएलआर। तो इस तरीके से एसएलआर कैलकुलेट किया जाता है। लिक्विड एसेट हेल्ड बाय द बैंक, जो मैंने आपको बताया 350 रुपए, सॉरी 18% अपॉन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, और उसको अगर हम इसको परसेंटेज को यहां से हटा देंगे तो वो 100 से कैलकुलेट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर के ऑब्जेक्टिव क्या है, एसएलआर के एम्स क्या है, क्यों एसएलआर को बनाया गया, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी में इसको एक टूल की तरह यूज किया जाता है। देखिए आइए बात करते हैं। टू एंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ बैंक, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए ए नाम का बंदा है, वो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, उसने अपना 1000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा को डिपॉजिट कराया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 1 लाख रुपए है टोटल एनडीटीएल उनका। अब आरबीआई उनको कहता है कि आप 18%, 1 लाख का 18% हो गया 18,000 रुपए। 18,000 रुपए आप अपने पास गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखेंगे। बीओबी ने ये कंप्लायंस कंप्लीट किया और 18,000 रुपए उन्होंने अपने पास रखा एसएलआर को कंप्लाइड करने के लिए। अब किसी कंडीशन में कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जितना भी उनके पास लैंडिंग किया हुआ फंड था, मान के चलिए उनके पास 80,000 रुपए उन्होंने लैंड किया हुआ था और 80,000 रुपए उनके पूरे डूब गए। अब ए जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, उसको अपने 1,000 रुपए की जरूरत है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा से कहता है कि मुझे तो 1,000 रुपए दो। अब अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए पूरे बैंक ऑफ बड़ौदा ने, अगर रेस्ट्रिक्शंस ना होते एसएलआर के बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, तो वो 1 लाख रुपए पूरा लैंड कर देता और इस ए नाम के बंदे को 1,000 रुपए प्रोवाइड नहीं करवा पाता। इसी कंडीशन की वजह से एसएलआर को मेंटेन किया गया है कि जिससे कस्टमर्स का जो सेफगार्ड है वो इंश्योर किया जा सके। अब बीओबी अपने 18% जो इनका 18,000 रुपए जो इसने अपने एसएलआर में रखा हुआ, एसएलआर फंड जो इन्होंने मैंडेट किए हुए थे,
उसको उसमें से 1,000 रुपए निकाल कर दे देता है। तो इसी तरीके से बैंक की सॉल्वेंसी भी इसी में बची रहती है, बैंक इंसॉल्वेंट होने से बच जाते हैं, बैंकों को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। टू कंट्रोल क्रेडिट एक्सपेंशन, बैंकों का क्रेडिट एक्सपेंशन कम किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर मान के चलिए बैंक 100 में से 100 रुपए अगर लैंड कर देंगे तो एनपीएस बढ़ेंगे, सारे के सारे पैसे लैंड कर देना एक ऑप्शन नहीं है एक उसको संभालने के लिए। तो इस तरीके से क्रेडिट एक्सपेंशन भी किया जाता है। क्रेडिट एक्सपेंशन, किसी बैंक के पास 1,000 रुपए उनका एनडीटीएल है, अब उनको 18% एसएलआर कंप्लाइड करना है, तो उनका 180 रुपए चला गया रिजर्व फंड्स में जो कि एसएलआर है। अब इनके पास बचा केवल 820 रुपए। अब इनको केवल 820 में से और भी दूसरे आरबीआई के कंप्लायंसेस है उनको कंप्लीट करना होता है, जिसकी वजह से ये 820 रुपए भी नहीं कर पाते। मान के चलिए, हम मान के चलते हैं लास्ट में इनके पास बचता है 750 रुपए। अब बैंक 750 पूरी भी लैंड नहीं करेगा, तो ये इसमें से कुछ 700 रुपए मान के चलिए लैंड कर देता है। तो इस तरीके से कंट्री में एक्स्ट्रा क्रेडिट एक्सपेंशन ना बढ़े, इसीलिए एसएलआर जो है वो मैंडेटरी किया जाता है बैंक्स के ऊपर, उनके ऊपर कंप्लाइड किया जाता है कि आप सभी को एसएलआर के जितने भी कंप्लायंस हैं उन सभी को कंप्लीट करना है। टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मान के चलिए मोदी सरकार है, उनको 1 लाख करोड़ की जरूरत है एक शॉर्ट टर्म के लिए, मान के चलिए 20 दिन के लिए उनको 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। मान के चलिए कहीं उनको हाईवेज बनाने हैं, उनको कहीं हाईवे बनाने हैं। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार जाएगी आरबीआई के पास कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, आप एक काम कीजिए एसएलआर बढ़ा दीजिए। ये भी एक कंडीशन हो सकती है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, इन्हीं कंडीशंस में एसएलआर को बढ़ाया जाए। एसएलआर बढ़ाइए। अब एसएलआर में गवर्नमेंट जो बैंक है उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर परचेज किए, गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से गवर्नमेंट के पास 1 लाख करोड़ रुपए चला गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन हुई, हाईवेज बनाए गए। इस तरीके से प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट को। और इन सभी चीजों से सॉल्वेंसी को इंश्योर करने के लिए, क्रेडिट एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन की वजह से कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। एसएलआर और सीआरआर, देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनमें जो क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये हम बात करते हैं। देखिए एसएलआर में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इसका है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए इसमें कमर्शियल बैंक एक वैरायटी में रिजर्व को मेंटेन कर सकते हैं, वो गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी हो सकता है, और उनको वो अपने ही पास रखना होता है। और सीआरआर में बैंक को मेंटेन करना होता है ओनली कैश रिजर्व में, और वो भी आरबीआई के पास। इसमें बैंक को कंट्रोल किया जाता है उनके क्रेडिट एक्सपेंशन को, और ये एक तरीका है रेगुलेटरी बॉडी का इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए इस कंडीशन में बैंक के पास वॉल्यूम तो है, लेकिन वो उसको क्रेडिट नहीं कर पा रहे। यहां पर तो बैंक के पास वॉल्यूम ही नहीं है, 100 में से ऑलरेडी 4 रुपए तो उनके आरबीआई के पास ही जा चुके हैं। अब यहां मान के चलिए 96 रुपए हैं, यहां भी 96 रुपए हैं, तो इस कंडीशन में बैंक 96 रुपए से कर सकता है अपना क्रेडिट, लेकिन यहां 96 रुपए से उसको क्रेडिट करने के लिए रोका जाता है, उसका क्रेडिट एक्सपेंशन रोका जाता है। अब यहां इनको 18% और 18 रुपए और इनको मेंटेन करने होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश या फिर गोल्ड की फॉर्म में, बट यहां पर वॉल्यूम ही नहीं है बैंक के पास, तो बैंक इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा। यहां बैंक प्रॉफिट अर्न कर सकता है, यहां पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकता जो आरबीआई के पास पार्क होता है फंड। देखिए बेसिकली 3 डिफरेंस देख लेते हैं हम इनका, ये है एसएलआर, ये है सीआरआर। यहां पर गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होता है पैसा, इन तीनों की फॉर्म में रख सकता है, बट यहां पर केवल कैश
कैश की फॉर्म में रख सकता है। यहां पर केवल ये बैंक के पास, खुद के पास रहेगा, ये रहेगा आरबीआई के पास। इनको आरबीआई के पास ही रखना होगा। ये यहां पर बैंक का क्रेडिट एक्सपेंशन रोका जाता है। उनको क्रेडिट, बहुत ज्यादा क्रेडिट ना करने के लिए बाध्य किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। यहां वॉल्यूम, लिक्विडिटी वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली यहां क्रेडिट एक्सपेंशन कंट्रोल हो रहा है, यहां पर लिक्विडिटी वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है, और यहां पर बैंक अर्न करती है पैसा इंटरेस्ट से। यहां पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं दिया जाता है। देखिए यहां पर इंटरेस्ट से कैसे अर्न करती है। मान के चलिए एसबीआई है, एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी 1 लाख रुपए के। अब इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर 3% पर एनम का इंटरेस्ट भी होता है। गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी पे करती है, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाता है। इसी तरीके से यहां पर जो बैंक है वो एक इंटरेस्ट अर्न कर पा रही है। नेक्स्ट, हाउ डज लिक्विडिटी रेशियो इंपैक्ट द इकोनॉमी। देखिए, रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, इससे जो क्रेडिट का फ्लो है वो रेगुलेट होता है और ओवर लिक्विडेशन अवॉइड किया जाता है। अगर क्रेडिट का फ्लो ही नहीं बढ़ेगा, अगर क्रेडिट ही पब्लिक के पास नहीं जाएगा, तो उसके पास लिक्विडिटी बढ़ेगी ही नहीं। इस तरीके से ओवर लिक्विडिटी भी कंट्रोल की जाती है। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो उससे क्रेडिट ही नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। हु डज एसएलआर। देखिए मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द एसएलआर टू बी मेंटेन्ड बाय द अदर बैंक। मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये डिसाइड करती है कि कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए कि कितना एसएलआर होना चाहिए। व्हाट पेनल्टी बी इम्पोज्ड इफ एसएलआर इज नॉट मेंटेन्ड। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा है, अगर मान के चलिए कोई बैंक है वो अगर एसएलआर जो कंप्लायंस है उनको मेंटेन नहीं कर पाता है, तो फर्स्ट टाइम पर उन पर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी बैंक रेट प्लस 3% पर एनम। अभी बैंक रेट है 5.15%, 5.15% प्लस 3% इज इक्वल्स टू 8.5%। ये फर्स्ट टाइम के लिए। और अगर कंटिन्यू अगर बैंक इस तरह से एसएलआर कंप्लायंस को कंप्लीट नहीं करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है बैंक रेट प्लस 5%, मीन्स 5.15% प्लस 5%। अब उनके पर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 10.15% उस अमाउंट के लिए जो अमाउंट उन्होंने मेंटेन नहीं किया है। अब मान के चलिए बैंक को 100 करोड़ रुपए मैनेज करने थे अपने एसएलआर में और वो मैनेज करते हैं केवल 90, तो उनको 10 रुपए जो है उसके ऊपर उनको पेनल्टी इंपोज होगी अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ दीज इंटरेस्ट रेट्स। तो देखिए जैसा इसमें लिखा हुआ है कि अगर बैंक फेल होता है तो आरबीआई इंपोज करती है 3% एनुअल पेनल्टी ऑन करंट बैंक रेट। करंट बैंक रेट अभी जो है वो है 1.15%। विद डिले ऑफ ईच डे देयर इज एन इंक्रीज इन पेनल्टी गोइंग टू 5%, मीन्स बैंक रेट प्लस 5%। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएलआर। देखिए ये प्रैक्टिस में इंश्योर करती है कि बैंक अपने मैंडेट को कंप्लाई कर रहा है और जब भी कस्टमर उनके पास आ रहा है, जब भी कस्टमर को कैश की जरूरत पड़ रही है तो उनके पास वो कैश अवेलेबल है। इट इंश्योर्स दैट बैंक हैव सफिशिएंट लिक्विड एसेट टू कवर देयर लाइबिलिटीज। उनकी लाइबिलिटीज, अगर बैंक को किसी कस्टमर को मान के चलो 10,000 रुपए अगर उनके डिपॉजिट के रिटर्न करने हैं तो वो लिक्विड एसेट्स से वो अपनी लाइबिलिटीज, क्योंकि वो 10,000 रुपए बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है, तो उस लाइबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। कंट्रोल द क्रेडिट एक्सपेंशन। 100 रुपए में से अगर 18% एसएलआर है तो 18 रुपए तो बैंक के रिजर्व में चले गए, तो इस तरीके से क्रेडिट एक्सपेंशन कंट्रोल होता है। प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास भी पैसा जाए और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को मेंटेन करना है या फिर बढ़ाना है कंट्री में, उसको कर सके। एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, और इन से फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्टेबल रहता है। डू एनबीएफसी नीड टू मेंटेन एसएलआर? क्या एनबीएफसी को भी एसएलआर मेंटेन करना रहेगा? एनबीएफसी को एसएलआर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी जो है वो कमर्शियल बैंक्स नहीं है। टीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956। वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं है, इसलिए उनको एसएलआर की जो कंप्लायंस है उनको कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एनबीएफसी एसएलआर इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। एनबीएफसीज आर नॉट कमर्शियल बैंक्स। बट ऐसा नहीं है कि एनबीएफसीज के ऊपर कोई कंप्लायंस अप्लाई नहीं होंगे। एनबीएफसीज के पास भी एनबीएफसीज के ऊपर भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और सीआरआर को मेंटेन करने के कंप्लायंसेस उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ये उनके प्रूडेंशियल नॉर्म्स में आते हैं, जिससे कि कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और उनके कस्टमर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इकोनॉमिक्स इनसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।